करेंगे। देखो एक टॉपिक लिखा हुआ है जैव आवर्धन, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टॉपिक है जैव, टॉपिक का क्या नाम है, जैव आवर्धन। अब पेपर में क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है यहाँ से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, तो वहाँ पर वो आपसे केवल एक परिभाषा पूछ सकता है कि जैव आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखो जैव आवर्धन का मैं पहले पूरा मतलब समझा देती हूँ तुम्हें। कई बार क्या होता है कि जो प्रदूषक है ना, जो ऐसे पदार्थ जो क्या फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। तो कोई भी प्रदूषक पदार्थ है, जैसे वो जो प्रदूषक पदार्थ है उसमें मैं मुख्यतः नाम देती हूँ डीडीटी और पारा। ये ऐसे पदार्थ है जिनका अपघटन नहीं होता। ये जो पदार्थ है ये सीधे के सीधे कहाँ चले जाते, जल स्रोत में चले गए। कहाँ चले गए, क्योंकि इन डीडीटी और जो पारा अपशिष्ट पदार्थ है, इन अपशिष्ट पदार्थों का क्या नहीं हो पाता है, अपघटन नहीं हो पाता, और ये पदार्थ कहाँ चले जाते हैं, जल स्रोत के अंदर चले जाते। अब देखो जैसे मान के चलो ये जल स्रोत है, इस जल स्रोत के अंदर छोटे छोटे पादप है ना, छोटे छोटे पादप होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। जैसे तुम लोगों ने 14 वाले चैप्टर के अंदर खाद्य श्रृंखला पढ़ी है, क्या पढ़ी है, खाद्य श्रृंखला पढ़ी है। तो इस जैसे मान के चलो पारा और डीडीटी है, इनको किसने अवशोषित कर लिया, पादप ने अवशोषित कर लिया। फिर ये पारा और डीडीटी जो है पादप को खाने वाले जो जीव होंगे, जैसे कोई छोटा कीट है, ये उस कीट के अंदर चले जाते हैं। जैसे मैं यहाँ बना के दिखाऊँ आपको, जैसे देखो ये डीडीटी पहले जल में चले गए, जल स्रोत से अवशोषण पादप ने किया, पादप ने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पादप को किसने खाया, किसी जलीय कीट ने खाया। खाद्य श्रृंखला बना रही हूँ। जलीय कीट को किसने खाया, छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली ने। छोटी मछली को कौन खाता है, बड़ी मछली, बड़ी मछली। और बड़ी मछली को कौन खाता है, कोई भी कीटहारी, कोई भी कीटों को खाने वाला, या कोई भी मान के चलो आप परभक्षी, जैसे बाज है ना, जैसे मैं लिख दिया कोई भी परभक्षी पक्षी लिख दिया, जैसे मैंने बाज का नाम लिख दिया यहाँ पे। तो अब आप देखोगे, देखो सबसे पहले जो अब अपशिष्ट पदार्थ थे वो जल स्रोत में पादप के में गए, पादप से जलीय कीट में प्रवेश कर गए, वही डीडीटी और पारा। वो छोटी मछली में गए, छोटी मछली से बड़ी मछली में गए, और इस पक्षी के अंदर चले गए। यहाँ तक की बात हो गई क्लियर, तुम्हारे समझ में आ गई ये बात, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो यहाँ पादप के अंदर जो डीडीटी और पारे की जो मात्रा है वो जलीय कीट में ज़्यादा है, यहाँ इसकी मात्रा क्या है, कम है। अब जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, इनकी मात्रा भी बढ़ती जाएगी। बस इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, और उनकी मात्रा क्या है, उनकी मात्रा व सांद्रता में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। मतलब खाद्य पदार्थ। अब देखो अपशिष्ट जल में प्राय विद्यमान कुछ वैसिले पदार्थ जलीय खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन कर सकते हैं। जैव आवर्धन, यहाँ से इसकी परिभाषा शुरू हो गई। जैव आवर्धन का तात्पर्य कार्मिक पोषक स्तर पर अविकसित की सांद्रता या अपशिष्ट की सांद्रता में वृद्धि होना है। ये तो बात की गई थी। खाद्य श्रृंखला है, क्या है, खाद्य श्रृंखला है। इस खाद्य श्रृंखला में जो अपशिष्ट पदार्थ है इनकी सांद्रता में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। एक बात तो ये याद रखनी है यहाँ पे, बस परिभाषा याद रखें तुम्हें, जैव आवर्धन किसे कहते हैं। जैव आवर्धन का क्या तात्पर्य होता है, खाद्य श्रृंखला में अपशिष्ट की सांद्रता में क्या होना, वृद्धि होना। फिर वो जो खाद्य जो अपशिष्ट पदार्थ थे वो कौन कौन से, ऐसे तुम्हें पूछ सकते हैं, तुम्हें याद रखना 1% ये रहा, डीडीटी और पारा। जैव आवर्धन किसे कहा था, जो अविकसित पदार्थ है या जो अपशिष्ट पदार्थ से डीडीटी और जो पारा है, खाद्य श्रृंखला में इनकी क्या होना,
सांद्रता में वृद्धि होना जैव आवर्धन कहलाते। वो पदार्थ कौन से होते हैं? डीडीटी और पारा होते। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न तुम्हें यहाँ से ये वाला जो चित्र है ना, यहाँ से पूछ सकता है। जैसे देखो जल के अंदर, देखो जल के अंदर इनकी मात्रा कितनी है? जल के अंदर इनकी मात्रा कितनी है? 0.0003 ppb, ठीक है, ppb। फिर इनकी मात्रा कितनी होगी? मतलब किसने खाया? छोटे छोटे कीटों ने खाया ना, जलीय कीट है, तो जलीय कीट में इनकी मात्रा होगी 0.004 ppm। देखो मात्रा बढ़ रही है। फिर छोटी मछली में कितनी होगी? 0.05 ppm। फिर बड़ी मछली में इसकी मात्रा होगी 2 ppm। और लास्ट में पक्षी है, तो पक्षी में कितनी होगी? 25 ppm, ठीक है। बी का मतलब बिलियन और एम का मतलब मिलियन। तो इतनी बात समझ। तो यहाँ से भी तुम्हें क्वेश्चन वो पूछ सकता है। जैसे मान के चलो ये पूछ ले कि जो पक्षी जो होते हैं उनमें डीडीटी की मात्रा कितनी होती है जैव आवर्धन? तो 25 ppm होती है। कितनी होती है? 25 ppm होती है। तो एक बार मैं देखो, सबसे पहले 0.003 ppb, ठीक है, 0.03 ppb। फिर 0.004 ppm, 0.05 ppm, फिर 2 ppm और 25। तो 25 सबसे ज़्यादा किस में होती है? पक्षी में इसकी मात्रा होती है। तो तुम्हें यहाँ से 3 चीज़ें याद रखनी है। जैव आवर्धन की परिभाषा, वो पदार्थ कौन कौन से? डीडीटी है और पारा है। और पक्षियों के अंदर इसकी मात्रा कितनी हो जाती है जैव आवर्धन में? डीडीटी की 25 ppm हो जाती है, ठीक है। इतनी ये बात समझ में आ गई। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था। फिर उसके बाद देखो अगली वो परिभाषा तुम्हें क्या पूछ, हाँ, फिर अगली परिभाषा तुम्हें क्या पूछ सकता है कि जो पक्षी है ना, जो पक्षी है उसमें जो डीडीटी और इस जैव आवर्धन से क्या नुकसान होगा? तो देखो इससे क्या होगा कि जो डीडीटी की वजह से पक्षियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। किसकी कमी होगी? कैल्शियम। अब तुम्हें पता है जब पक्षी अंडे देता है तो अंडे का जो कवर होता है वो किसका बना है? कैल्शियम का बना है। ये कवर किसका बना? कैल्शियम का बना है। इसके अंदर क्या होता है? जीव का निर्माण होता है। तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से ये जो कवच है ये कमज़ोर हो जाएगा। कवच क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा, जिससे कवच टूट जाएगा और अविकसित, है ना, और जीव अच्छे से क्या नहीं हो पाएगा? विकसित नहीं हो पाएगा। तो किसकी कमी हो जाएगी? देखो डीटी की उस सांद्रता से कैल्शियम उपापचय के नुकसान पहुंचाती है, मतलब कैल्शियम की कमी, जिसके कारण अंड कवच पतला हो जाता है और ये समय से पहले फट जाता है, जिसके कारण पक्षी की जो जनसंख्या में कमी आती है। तुम्हें पूछ ले अब जैव आवर्धन से पक्षियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैव आवर्धन से पक्षियों पे प्रभाव होगा कि डीडीटी से कैल्शियम का उपापचय नहीं हो पाता, जिससे कैल्शियम की जो कवच अंडे का जो कवच बनता है, वो कवच जो बनता है वो कमज़ोर हो जाता है और कवच के कमज़ोर होने की वजह से उनकी संख्या में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो 3% बने जैव आवर्धन, डीडीटी और उसका, फिर ये कितने में कितने % जा रहा है, और एक क्या बना? पक्षियों में इसका क्या प्रभाव होता है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे सुपोषण। सुपोषण किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न आ सकता है, सुपोषण किसे कहते हैं। देखो सुपोषण की पूरी बात सुनो पहले। यहाँ पर एक झील बनी है, ठीक है, कोई नई क्या बनी है? झील बनी है। अब नई झील बनी है तो मतलब उसका जल कैसा है? ठंडा है। और उसका जल कैसा है? स्वच्छ है, बिल्कुल साफ पानी है, ठंडा है, स्वस्थ है, उसमें जीवन अभी नहीं है, बहुत ही कम जीवन पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे क्या बीतता गया? समय बीतता गया, और समय बीतने की वजह से इस जल के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आ गए। क्या आ गए? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आ जाते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिक सांद्रता होने से धीरे धीरे इसके अंदर क्या बनने लगे? जलीय जीव बनने लगे। पहले जलीय जीव नहीं थे ना, किसमें पोषक पदार्थ नहीं थे। अब इसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नाम के पोषक पदार्थ आ गए,
इन पदार्थों के आने की वजह से इसके अंदर क्या बनने लगे, जलीय जीव बनने लगे। धीरे धीरे इस झील का जल कैसा हो गया, गर्म हो गया और धीरे धीरे ये जो झील है इसके अंदर जीवन में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। इसे क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। क्या कहोगे, समझ में आई बात। पहले झील बनी, जल ठंडा था, उसमें कोई जीवन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसमें जीवन संपन्न होने लगा, उसका जल गर्म होने लगा या जल धीरे धीरे प्रदूषित होने लगता है। इसे क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। देखो सुपोषण, झील का प्राकृतिक काल, धीरे धीरे झील की वृद्धि होना, उम्र आना झील में, या झील अधिक उम्र की हो जाती है। इसे जल में जैव समृद्धि के कारण नई जो झील बनती है उसका जल शीतल और स्वच्छ होता है। इसके साथ साथ पोषक तत्व नाइट्रोजन फॉस्फोरस आ जाते हैं, जिससे जलीय जीव में वृद्धि होती है, उसकी उर्वरकता बढ़ती है, जिसे क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। क्या कहेंगे, सुपोषण। तुम्हें एक बात ये याद रखनी है, 1% तुम्हें क्या याद रखना है, त्वरित सुपोषण क्या है। देखो, एक तो प्राकृतिक काल, झील के अंदर प्रकृति धीरे धीरे उसकी उम्र होना, धीरे धीरे उसके अंदर जलीय जीवों का निर्माण होना, वो तो सुपोषण। प्रकृति के अनुसार धीरे धीरे नई झील में जीवों में वृद्धि होना सुपोषण कहलाता है। लेकिन त्वरित सुपोषण अपन किसे कहेंगे, कि जो मानव है ना, मानव क्या करता है, प्रदूषित जो पदार्थ होते, अपशिष्ट पदार्थ होते, वो जल में, झील में डाल देता है और झील के अंदर नाइट्रेट और क्या बन जाते हैं, नाइट्रेट और फॉस्फेट या फॉस्फोरस बन जाते हैं, जिसकी वजह से समय से पहले ही उसमें जीवों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समय से देखो क्या हुआ, यहाँ से देखो, त्वरित सुपोषण किसे कहोगे, जलवायु, झील साइज, अनेक कारक झील के प्राकृतिक काल प्रवाह हजारों वर्षों से, फिर भी देखो मनुष्य में क्रियाकलाप जैसे उद्योगों और घरों के बहिस्राव का काल प्रभाव प्रक्रम मूलतः तेजी ला सकता है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, त्वरित सुपोषण कहते हैं। यानी कि मानव द्वारा उद्योगों व अपशिष्ट पदार्थों के कारण झील में काल प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, त्वरित सुपोषण। त्वरित सुपोषण में कौन कौन मुख्य भाग है, नाइट्रेट और फॉस्फोरस। वहाँ देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, या नाइट्रेट और फॉस्फेट आएगा ना, यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट्रेट और फॉस्फेट। याद रखना, यहाँ क्या आएगा, त्वरित में नाइट्रेट, मतलब नाइट्रोजन की जगह नाइट्रेट और फॉस्फोरस की जगह फॉस्फेट। मानव क्रियाकलापों के द्वारा झील में नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, जिससे झील समय से पहले ही काल प्रभाव झीलों में समय से पहले ही काल प्रभाव दिखाई देता है, जिसे त्वरित सुपोषण कहते हैं। प्रकृति के अनुसार झील में काल प्रभाव दिखाई देना सुपोषण है, और मानव क्रियाकलापों के द्वारा काल प्रभाव दिखाई देना त्वरित सुपोषण है। ये कुछ प्रश्न थे, तो ये प्रश्न तुम्हें देखने अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखो सुपोषण के 2 नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, और त्वरित में नाइट्रेट और फॉस्फेट है। इतना देख लेना, समझ में आ जाएगा टॉपिक। बाकी की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।